इसके बाद में नेक्स्ट है फिर स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो जब भी आप किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी सॉलिड के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो, और फोर्स अप्लाई करने से वो अपनी शेप चेंज कर लेती है, लेकिन वो शेप चेंज करने के बाद में वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप करती है। वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना डेवलप हो पा रहा है उस बॉडी के अंदर, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये कोई सिलेंड्रिकल वायर है, इसको एक सिरे पे आपने इस तरीके से किसी सपोर्ट से बांधा हुआ है। ठीक है, आप इधर कुछ फोर्स अप्लाई करते हो इसके ऊपर, मान लो कुछ फोर्स अप्लाई किया, ये जो फोर्स है ये इसको खींचेगा वायर को। जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, कुछ वेट लटका दिया सपोज करो आपने, और वेट लटकाने से क्या हुआ, वायर ऐसे खींचेगा, तो वायर खींचेगा तो इसकी शेप चेंज हो रही है, तो ये वापस से अपने अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। मैं उसको एफ डैश बोल रहा हूं। ये कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। और मान लो इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए, तो इस वायर के अंदर कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, बस उसी को स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, स्ट्रेस इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, एक चीज याद रखना है कि अगर फोर्स अप्लाई करने पे बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हो रही है, परमानेंटली डिफॉर्म होने का मतलब है परमानेंटली खिंची हुई नहीं है। भाई ऐसा हो सकता है ना कि लोड ज्यादा लटका दिया तो परमानेंटली खिंच गई वो। अगर मान लो ये सिलेंड्रिकल वायर है, इस पर जरूरत से ज्यादा लोड इस पर लटका दिया तो ये तो परमानेंटली खिंच जाएगा ऐसे। तो अगर आप कम लोड इस पर अप्लाई करते हो, अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तो जो अप्लाइड फोर्स है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये आपस में बराबर ही होते हैं हमेशा। तो कई बार आपको ये अप्लाइड फोर्स दे रखा होगा और आपको रिस्टोरिंग फोर्स फॉर्मूले में पुट करना होगा, तो ये आपस में बराबर ही होते हैं। समझ में आया क्या? आप याद रखो कि अगर बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है तो अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स आपस में बराबर होंगे, तभी तो ये एक पॉइंट पे जाके रुक रहा है वायर, नहीं तो खिंचता ही जाता लोड की वजह से। अगर कहीं पे जाके खिंच के रुक गया, थोड़ा बहुत खिंच के रुक गया, इसका मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है और जो अप्लाइड फोर्स है वो आपस में बैलेंस हो गए होंगे, तभी तो रुका ही। इसलिए याद रखना है कि जो अप्लाइड फोर्स है, जो अप्लाई करोगे आप, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब भी कैलकुलेशन वगैरह करो तो आप ये चीज याद रखना। स्ट्रेस का मीनिंग समझ में आ गया? स्ट्रेस का मतलब क्या है, जब भी आप किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करोगे किसी भी फेस के ऊपर, तो कितना फोर्स उस पर अप्लाई किया जा रहा है, उससे कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है डिवाइडेड बाई उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, बस उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। स्ट्रेस का एक ही फॉर्मूला है सिंपल सा, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक है, पास्कल में भी इसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्ट्रेस है ये कितने टाइप का होता है, तो बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला है इसके अंदर नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब है जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर नॉर्मल यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर आप फोर्स अप्लाई करके उसको खींचते हो या फिर कंप्रेस करते हो, तो उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जैसे एक सिलेंड्रिकल वायर है और मान लो आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई करने से मान लो ये खिंच रही है, मान लो इसके ऊपर एफ फोर्स अप्लाई किया, अब ये इतना खिंच गई यहाँ पे, तो इस पे जो फोर्स अप्लाई किया है वो आपने इस फेस के परपेंडिकुलर अप्लाई किया है। ये जो फेस है ना इसका, इसके परपेंडिकुलर ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अगर खींच रहे हो तो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। अब इसके भी 2 टाइप होते हैं, नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के। अगर आप इसको खींच रहे हो, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करके आपने इसको खींचा, तो इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। और अगर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करके इसको कंप्रेस कर रहे हो, मान लो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करते, तब तो ये कंप्रेस होता ना। तो अगर आप कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तब जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम क्या बोल देंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल देंगे। दोनों का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, स्ट्रेस कोई भी टाइप का हो फॉर्मूला सबका सेम ही है। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जो फोर्स अप्लाई किया है डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। बाकी टाइप से याद रखो, पहला क्या है नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसमें फोर्स नॉर्मली अप्लाई किया जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाई किया जाएगा, और अगर जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, उसमें टेंशन क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो स्ट्रेस डेवलप होगा इसके अंदर है ना, उसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर ऑब्जेक्ट को कंप्रेस किया जा रहा है फोर्स के थ्रू, तब जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, उससे जो एक तरह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, उसको हम बोलेंगे
कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ पे मैंने दोनों सेम ही लिख दिए गलती से। ये क्या होगा दूसरा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा क्या है यहाँ पे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। पहला क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरा क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये दो टाइप होंगे इसके। आया समझ में? ठीक है, तो ये तो पहला टाइप हो गया स्ट्रेस का, फॉर्मूला सबका सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है फिर टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है, देखो जब आप किसी भी बॉडी पे सरफेस के एलोंग फोर्स अप्लाई करते हो, कैसे फोर्स अप्लाई करना है, सरफेस के एलोंग फोर्स अप्लाई करना है। जैसे ये कोई क्यूब टाइप की बॉडी है, इसके ऊपर आप सरफेस के एलोंग फोर्स अप्लाई करो, सरफेस के एलोंग, इसको टेंजेंशियल बोलते हैं। टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करो, उससे क्या होगा, जो बॉडी है वो टेढ़ी हो जाएगी, उसकी शेप चेंज हो रही है, ना तो उसकी लेंथ बढ़ेगी ना उसकी लेंथ कम होगी, बस उसकी शेप चेंज होगी, टेढ़ी होगी थोड़ी सी वो। तो इस टाइम पे वापस से बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट में आने के लिए, वापस से इसी स्टेट में आने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स अंदर ही अंदर डेवलप करती है, और उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस बोलेंगे या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। ये एक ही स्ट्रेस के दो नाम है, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल दो या शेयरिंग स्ट्रेस बोल दो। तो शेयरिंग स्ट्रेस कब डेवलप होता है, जब आप सरफेस के एलोंग फोर्स अप्लाई करते हो। याद रखना है, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करोगे तब तो कौन सा स्ट्रेस होगा, नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और अगर आप सरफेस के अलोंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो तब जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, कितना फोर्स आपने अप्लाई किया है डिवाइडेड बाई ऊपर वाले फेस का एरिया कितना है। ये क्या होगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो सबके लिए सेम है, तो फॉर्मूला एक ही याद करना है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तीसरा इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि पानी के अंदर किसी भी स्फेरिकल बॉडी को आपने रख दिया, ये पानी के अंदर क्या किया हमने, किसी भी स्फेरिकल बॉडी को रख दिया, ये कोई स्फेरिकल बॉडी है। अब इस स्फेरिकल बॉडी को आपने जैसे ही पानी के अंदर रखा तो चारों तरफ से जो पानी है वो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये कंप्रेस होने की कोशिश करेगी, है ना। चारों तरफ से पानी इसको दबाएगा ऐसे, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा सरफेस के अलोंग, सरफेस के परपेंडिकुलर। और क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है इसलिए मैं इसको नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में रखूंगा, लेकिन इसका नाम अलग क्यों रखा, क्योंकि इससे वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसका। समझ रहे हो बात, आपने परपेंडिकुलरी फोर्स अप्लाई किया चारों तरफ से, लेकिन इससे वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा इसलिए इसको अलग नाम दे दिया हमने, इसको बोला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो कितना फोर्स चारों तरफ से अप्लाई किया जा रहा है डिवाइडेड बाय इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो फॉर्मूला तो वही रहना है। ठीक है, आया समझ में। तो ये तीन टाइप के स्ट्रेस होते हैं, नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा ये मान सकते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और तीसरा कौन सा बताया आपको, टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस। ये तीनों याद रखेंगे। अब जैसे कि जो प्रेशर भी आप पढ़ते हो और स्ट्रेस के बारे में भी आप पढ़ते हो, दोनों का फॉर्मूला आपको सेम ही दिखता है, तो इनमें क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। फॉर्मूला तो सेम है, सिमिलरिटी की बात करें तो फॉर्मूला सेम रहेगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दोनों की ऐसा यूनिट क्या होगी, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो दोनों में सिमिलरिटी तो है, सिमिलरिटी क्या है, दोनों का फॉर्मूला सेम है और दोनों के लिए ऐसा यूनिट भी सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। पहली चीज, जो प्रेशर है वो हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है, हमेशा प्रेशर की वजह से जो चीजें वो कंप्रेस्ड ही होंगी। जो प्रेशर है वो हमेशा कैसा होगा, कंप्रेसिव। जबकि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के बारे में हमने ये पढ़ा था, उसमें एक टाइप था इसका टेंसाइल स्ट्रेस, जिसमें जब हम किसी भी चीज को खींचते हैं तब उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो उसमें ऑब्जेक्ट खींच रहा है ना कि कंप्रेस हो रहा है, तो ये तो अलग टाइप हो गया ना। तो जो स्ट्रेस है वो कैसा हो सकता है, टेंसाइल टाइप का हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है। या फिर एक और स्ट्रेस का टाइप पढ़ा था, शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसमें हम ऑब्जेक्ट पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे उसकी शेप चेंज होगी। तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये शेयरिंग टाइप का भी हो सकता है, शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये जो प्रेशर है ये तो हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होगा, जबकि ये कंप्रेसिव के अलावा टेंसाइल या शेयरिंग टाइप का भी हो सकता है स्ट्रेस। तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस देखो, जो प्रेशर है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर आपको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होगा। जबकि
जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल के अलावा, जैसे आपको होता है ना टेंजेंशियल भी हो सकता है, तो स्ट्रेस कैन बी टेंजेंशियल। ठीक है, याद रखना है। तीसरा जो डिफरेंस है इनके अंदर वो ये है कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। जबकि जो ये स्ट्रेस होता है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर वो वाली चीज होती है जिनमें डायरेक्शन भी आप बताते हो, मतलब डायरेक्शन का रोल भी होता है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, मान लो आप किसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसकी खुद की एक्सिस के अराउंड अगर आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे तो अलग आएगा। उसके किसी डायमीटर के अराउंड अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे अलग आएगा। उसकी किसी टेंजेंशियल एक्सिस के अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे अलग आएगा। अब बॉडी वही है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको चेंज करते जा रहे हो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता जा रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? एक टेंसर क्वांटिटी होगी। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी एक टेंसर क्वांटिटी होती है। आप वायर्स में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन बताते हो, लेकिन जब दो वायर्स में आप करंट को ऐड करते हो किसी पॉइंट पे, तो आप सिंपल एडिशन कर देते हो, वहां पे वेक्टर एडिशन लो फॉलो ही नहीं करते हो, जबकि डायरेक्शन दिखा रहे हो उसमें। इसका मतलब ये वो चीजें होती हैं जिनकी डायरेक्शन होती भी है लेकिन वो वेक्टर एडिशन लो को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? टेंसर बोलते हैं। तो जो स्ट्रेस है वो भी टेंसर क्वांटिटी बोली जाती है। टेंसर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि आपने किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस डेवलप होता है। आपने किसी बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया तो उससे नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, जो अलग होगा क्वांटिटी में, उसकी वैल्यू अलग आएगी। उसी बॉडी पे अगर आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर दोगे उतना ही, तब अलग स्ट्रेस डेवलप होगा जिसको शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, उसकी वैल्यू अलग आती है। मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स जैसे चेंज कर रहे हो बॉडी के ऊपर, जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है, इसलिए हम इसको टेंसर क्वांटिटी मानेंगे। याद रखना है, स्ट्रेस क्या है? टेंसर क्वांटिटी है, जबकि प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये इनमें मेजर डिफरेंस है। ठीक है, आया समझ में? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर इलास्टिक लिमिट या ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कि एक वायर है, उसके ऊपर आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया। ये कोई वायर हम एज्यूम कर रहे हैं, इसके ऊपर आपने कुछ वेट यहाँ पे लटका के इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये वेट हम कंटिन्यूसली इंक्रीज करेंगे, और जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता जाएगा इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। फॉर्मूला लिख देता हूँ, स्ट्रेस इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। अब ये अलग नाम क्यों दिया इसको? ब्रेकिंग स्ट्रेस क्यों बोला या फिर इलास्टिक लिमिट क्यों बोला? ये एक ही चीज के दो नाम है। देखो, जब आप इस वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करके आप इसको खींचोगे, तो एक लिमिट तक ये इलास्टिक प्रॉपर्टी को या इलास्टिक बिहेवियर को मेंटेन कर पाएगा। आपने 1 किलोग्राम वेट लटका दिया, फिर 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ये खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। वेट को हटा लेते हो आप, 1 किलोग्राम लटकाते हो, फिर हटा लेते हो, वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा वायर। फिर 2 किलोग्राम लटकाया तो ये थोड़ा ज्यादा खींचा, फिर आपने वेट को हटाया, वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ गया। फिर आपने 5 किलोग्राम लटका दिया, ये और ज्यादा खींच गया, वेट को हटाया, वापस इनिशियल स्टेट में आ गया। ऐसे करते करते आपने भी, आप इसके ऊपर मान लो 50 किलोग्राम लटका देते हो। अब 50 किलोग्राम तक तो आपने देखा कि वेट लटकाओगे तो ये खिंच जाता है, और 50 किलोग्राम को हटा लेते हो तो वापस से वायर अपनी इनिशियल लेंथ में चला जाता है, इनिशियल स्टेट में चला जाएगा, वही लेंथ वापस गेन कर लेगा। लेकिन जैसे आप 50 किलोग्राम से ज्यादा वेट इसके ऊपर लटकाते हो, मामूली सभी, अगर आपने 100 ग्राम भी एक्स्ट्रा बढ़ा दिया उसके ऊपर, तो आप देखते हो कि वायर परमानेंटली खिंच जाएगा अभी, क्योंकि आपने इसकी लिमिट क्रॉस कर दी। एक लिमिट के बाद में ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया ये। तो जिस पॉइंट तक ये अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को मेंटेन कर पाया, बस उसी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। मतलब वो मैक्सिमम स्ट्रेस जहां तक ये उस लोड को झेल पाएगा। अच्छा, इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो आ जाता है एक तरह से, मतलब ये परमानेंटली खिंच जाएगा या टूट जाएगा। मतलब ये जो वायर है ये क्या करेगा? एक लिमिट तक ही अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को मेंटेन कर पाएगा। तो जहां तक ये मेंटेन कर पा रहा है, तो उस पॉइंट तक जितना भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा इसके अंदर, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक लिमिट या ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलेंगे। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जिसको ये झेल पाएगा या डेवलप कर पाएगा अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करने के लिए। उससे ज्यादा फोर्स जैसे आप अप्लाई करोगे ये परमानेंटली खिंच जाएगा या टूट जाएगा, दो में से एक काम होगा। ठीक है, एक चीज याद रखिए कि कोई भी मटेरियल हो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू या उसकी इलास्टिक लिमिट की वैल्यू फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। जैसे कॉपर है तो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू फिक्स होगी। कॉपर का आप कितना भी मोटा वायर ले लो, है ना, कितना भी पतला वायर ले लो, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू फिक्स होती है। वो वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स।
ठीक है। ब्रेकिंग फोर्स अलग अलग हो सकता है, पतले वायर के लिए कम रहेगा ब्रेकिंग फोर्स, और मोटा वायर होगा तो ब्रेकिंग फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि मोटे वायर को तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स लटकाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मतलब। लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया जो डेवलप हो रहा है, वो फिक्स होती है अलग अलग टाइप के मटेरियल्स के लिए। कॉपर के लिए फिक्स है, स्टील के लिए फिक्स है, हर एक चीज के लिए फिक्स है ये। तो ये कांस्टेंट होता है। एक क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि इस मटेरियल की ब्रेकिंग स्ट्रेस है, इलास्टिक लिमिट इतनी है, तो बताओ कितना लोड इसके ऊपर लटकाया जा सकता है अगर उसकी रेडियस इतनी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, तो आप इसी से कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे बताओ? ब्रेकिंग फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे? ब्रेकिंग स्ट्रेस को, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? क्रॉस सेक्शनल एरिया से। और एक चीज और नोटिस करो कि यहाँ पे जो ब्रेकिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, मतलब जितना ज्यादा थिक वायर होगा उतना ही ब्रेकिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। लेकिन ब्रेकिंग जो स्ट्रेस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। अलग अलग मटेरियल के लिए वैल्यू अलग अलग होगी, है ना। बाकी किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए चाहे आप उसकी साइज शेप कुछ भी रखो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू, ये याद रखेंगे। ठीक, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो स्ट्रेस के ऊपर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ वायर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ वायर बी, दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम लोड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस डेवलप्ड इन देम। ये दो अलग अलग वायर्स की बात कर रहा है। मान लो ये वायर ए है, ये वायर बी है, दोनों को लटकाया हुआ है, और दोनों पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे हम लोग, है ना, दोनों पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो सेम है। लेकिन एक चीज और बताई इसने, द रेडियस ऑफ वायर ए इज ट्वाइस, यानी कि रेडियस ऑफ वायर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ रेडियस ऑफ वायर बी। जो दूसरा वाला वायर है ना वो पतला है, वायर बी की जो रेडियस है उसके कंपैरिजन में वायर ए की जो रेडियस है वो क्या है? डबल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, ये हिंट आपको दिया हुआ। अब पूछा है कि सेम लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सेम लोड मतलब सेम फोर्स हम अप्लाई करेंगे दोनों पे, तो जो इनमें स्ट्रेस डेवलप होगा उसका रेशियो बताओ। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी ना दोनों के लिए, उनका जो रेशियो निकल के आएगा, स्ट्रेस फॉर ए और स्ट्रेस फॉर बी, ये किसके बराबर होगा? अब फोर्स तो सेम लगाया है दोनों पे, इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर बी डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए के बराबर होगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम रेडियस के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे सर्कुलर होगा, तो सर्कुलर होगा तो सर्कल की रेडियस अगर आपको पता हो तो उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो? पाई आर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर ए स्क्वायर। पाई से पाई उड़ जाएगा, आर बी अपॉन आर ए कितना है? आर बी अपॉन आर ए, ये 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। आंसर क्या बनेगा? 1/4, यानी कि 1:4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जो स्ट्रेस का रेशियो होगा दोनों वायर्स के अंदर वो 1:4 के बराबर होगा। आया समझ में? आसान है एकदम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन सस्पेंडिंग ए वेट mg द लेंथ ऑफ द वायर of cross sectional area A becomes double the initial length, then find the stress on the wire। ये बोल रहा है कि एक वायर है और उसके ऊपर आपने कोई वेट लटका दिया mg, जिसकी वजह से उसकी जो लेंथ है वो डबल हो जाती है। तो आपको बताना है कि उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है? ए दे रखा है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए के बराबर है। इस तरीके से इसके ऊपर लोड अप्लाई किया कितना? mg, कोई mg वेट लटका दिया इसके ऊपर, उसकी वजह से ये खिंच गया, लेंथ कितनी हो गई इसकी? डबल हो गई। तो पूछा है कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला बताओ। स्ट्रेस इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? mg। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? a। तो क्या mg बाई a अपना आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथ में काफी ज्यादा चेंज आ रहा है। आप क्या देख रहे हो कि वेट लटकाने से लेंथ डबल हो गई, और जब लेंथ डबल करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाता है। याद रखो इस वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वेट लटकाने से ये खिंच जाएगा, उसकी शेप चेंज होगी, थोड़ा लेंथ बढ़ गई, लेकिन वॉल्यूम तो उतना का उतना ही है, मटेरियल थोड़ी कम ज्यादा हुआ है। तो वॉल्यूम उतना का उतना रखने के लिए अगर लेंथ आप डबल कर रहे हो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन ये है कि वायर को जैसे ही खींचा और इसकी लेंथ को डबल कर दिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसकी लेंथ हो गई 2l, पहले l थी, वेट लटकाया mg, जिससे ये खींच के जब ये 2l लेंथ पे चला गया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले से हाफ हो गया, पहले a था तो अब a/2 हो गया। तो अब जो
ये वाली कंडीशन है जहां पे ये जाके रुका है वहां पे वेट फोर्स है mg और क्रॉस सेक्शनल एरिया है a/2 ना कि a। तो आपको आंसर क्या लिखना है, स्ट्रेस इक्वल टू F की जगह तो mg लिख दो और एरिया की जगह a/2 लेना है। समझ में आया कि तो आंसर आएगा 2mg/a। ये अपना आंसर है, कहीं mg/a टिक मत कर देना। सही आंसर क्या है 2mg/a। ये है स्ट्रेस जो इसके अंदर डेवलप हो रहा होगा, क्योंकि जहां पे ये जाकर रुका है ना वहां पे देखना है कि कितना फोर्स लग रहा है और कितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दोनों को डिवाइड कर दो। नॉर्मली हम जब वायर को खींचते हैं ना तो कम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो थोड़ा सा खींचता है, तो वो थोड़ा सा खींचता है तो उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आता है वो मामूली सा आता है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको। तो लेकिन यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि लेंथ में ज्यादा चेंज आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी ज्यादा चेंज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड दैट टेंसाइल एंड शेयरिंग स्ट्रेस फॉर द गिवन ब्लॉक। देखो एक चीज याद रखो कि अगर आप फोर्स ब्लॉक के परपेंडिकुलर अप्लाई करते, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करोगे, तब क्या होगा, तब इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और अगर आप इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स टेंजेंशियल अप्लाई करोगे, सरफेस के अलोंग अप्लाई करोगे, तब जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस। लेकिन फोर्स ना तो परपेंडिकुलर है ना सरफेस के अलोंग है, तो क्या करना है, इसमें इसके कंपोनेंट करके समझते हैं। देखो जब आप इसके कंपोनेंट करोगे तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा F cos थीटा। थीटा यहाँ पे 37 डिग्री है, यानी कि हम लिखेंगे 100 cos 37। cos 37 होता है 4/5, तो ये आएगा सॉल्व करोगे तो 80 न्यूटन के बराबर। तो सरफेस के अलोंग जो फोर्स लगाया वो कितना है 80 न्यूटन। तो दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ लेना है, दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ये आएगा 100 sin 37। sin 37 3/5, ये आएगा 100 इंटू 3/5 यानी कि 60 न्यूटन के बराबर। दोनों फोर्स के कंपोनेंट है वो अपने पास आ चुके हैं। एक कंपोनेंट टेंजेंशियल है तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस डेवलप करेगा, ये शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप करेगा। एक ऊपर की तरफ है तो ये टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो दो टाइप का स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप होगा। तो कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपने सरफेस से किसी थीटा एंगल पे फोर्स अप्लाई किया, तो बताओ उसमें कौन से टाइप का स्ट्रेस डेवलप होगा। तो अगर थीटा एंगल पे बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो एक तो टेंसाइल स्ट्रेस और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस डेवलप होगा, और एक सरफेस की तरफ फोर्स लगा रहे हो मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ नहीं होके अंदर की तरफ होती, तो इसके कंपोनेंट एक तो इधर आता और एक नीचे की तरफ आता। तो नीचे की तरफ आता तो इसको कंप्रेस करता, तो जो स्ट्रेस डेवलप होता उसका नाम क्या होता, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जो सरफेस के अलोंग कंपोनेंट है वो शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस डेवलप करता। इसका मतलब सरफेस से किसी थीटा एंगल पे फोर्स अप्लाई करोगे तो दो टाइप के स्ट्रेस डेवलप होंगे। कौन सा, एक तो नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जिसमें टेंसाइल भी हो सकता है कंप्रेसिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि कैसे फोर्स लगाया है। और दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस है ना, ऐसे याद रखना है। तो बताओ पहले तो टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड करते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए क्या करना है, टेंजेंशियल फोर्स देखना है जो लगाया कितना है 80 न्यूटन, डिवाइडेड बाई ऊपर वाले फेस का सरफेस एरिया देख लो कितना है। तो ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है साइड और ये कितनी है, ये 30 सेंटीमीटर है। तो क्या करोगे 10 इंटू 30, लेकिन ये सेंटीमीटर में है दोनों वैल्यूज, तो मीटर में चेंज करनी पड़ेगी। 10 की पावर -2 इसका आएगा, 10 की पावर -2 इसका आएगा, तो ये 10 की पावर -4 में लिख देता हूँ एक साथ ही। सॉल्व कर लो इसको जो भी है, एक जीरो उड़ा देंगे, 10 की पावर कितना आएगा -3, ये ऊपर जाएगा तो 8 इंटू 10⁻3। अच्छा एक 3 भी बचेगा अपॉन में, ये अपना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के अंदर आ जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। ऐसे ही बताओ कौन सा दूसरा स्ट्रेस कौन सा है, टेंसाइल स्ट्रेस, जो लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेस है उसी का टाइप है ये। तो टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा, तो इसके लिए ये फोर्स देखो जो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है ये 60 न्यूटन है, डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया देख लो ऊपर वाले फेस का 10 इंटू 30, 10 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -4 करेंगे मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए, एक जीरो उड़ा देंगे तो ये आ जाएगा यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 3, ये अपने पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में टेंसाइल स्ट्रेस निकल के आ गया। बोलो आया क्या समझ में, आसान है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन अंडर ए स्ट्रेस 10⁵ पास्कल if density of the substance is 2 into 10⁻³ kilogram per meter cube, then find the minimum length of the wire which will break it under its own weight। ये बोल रहा है कि एक वायर हम लेंगे
और उस वायर की मिनिमम लेंथ हमको क्या लेनी चाहिए ताकि वो अपने ही वेट से टूट जाए। क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है, देन फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द वायर विच विल ब्रेक इट अंडर इट्स ऑन वेट, मतलब खुद के वेट से वो टूट जाना चाहिए। तो उसके लिए वायर की लेंथ क्या रखनी पड़ेगी। मान लेते कि ये वो वायर है जो अपने ही वेट से टूट रहा है यहाँ पे, और उसकी लेंथ हमने ली हुई है एल। तो एल आपको कैलकुलेट करके बताना है। पहले तो ये सोच के बताओ कि यहाँ पे ये वायर जब टूटेगा तो कहाँ से टूटेगा, अपने ही वेट से टूटना है, इसको अपने ही वेट से टूट जाएगा। तो कहाँ से टूटेगा, बीच में से टूटेगा, ऊपर से टूटेगा, नीचे से टूटेगा, कहाँ से टूटेगा। ये सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पे रहेगा, सबसे टॉप वाले पॉइंट पे। सबसे टॉप वाले पॉइंट के नीचे सबसे ज्यादा वेट लटका होगा, है ना। ये वाला जो पॉइंट है इसके नीचे पूरा का पूरा वायर है, उसका पूरा वेट फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। तो वायर जब टूटेगा तो कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा। इसके लिए आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है, कितना दे रखा है 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है। साथ में इस वायर की आपको डेंसिटी भी दे रखी है 2 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको वो लेंथ बतानी है जो इस वायर की हमको रखनी है ताकि ये अपने वेट से टूट जाए। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल टू भी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा लग रहा होगा वायर पे, इसका वेट फोर्स। इसका खुद का जो वेट फोर्स है वही तो तोड़ेगा इसको। इसका मतलब जो फोर्स इस पे लग रहा है वो है mg के बराबर डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ना तो m दे रखा है और ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखो यहाँ पे मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। ये जो वायर है ये एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है a। इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। और मास को हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो मान लो इसकी डेंसिटी है रो, तो इसका वॉल्यूम होगा a × l के बराबर। कोई भी सिलेंडर होता है ना उसका वॉल्यूम होता है πr² × l। πr² की जगह a दे रखा हमको डायरेक्टली, तो a × l इसका वॉल्यूम होगा। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है, तो ये बनेगा ρ × g डिवाइडेड बाई a से a उड़ा दो। अब l फाइंड करना है तो l इक्वल टू आ जाएगा ये ब्रेकिंग स्ट्रेस, छोटा लिख रहा हूं उसको B.S करके, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, नीचे आएगा ρg। ब्रेकिंग स्ट्रेस है 10⁵, डेंसिटी आपको दे रखी है 2 × 10⁻³ g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो कितना आएगा सॉल्व करोगे तो ये 10⁴ बन गया एक तरह से। तो 10/2 यानी कि 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर लेंथ आपको रखनी पड़ेगी इस वायर की, जिससे ये अपने ही वेट से टूट जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बोलो आया क्या समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फोर्स F इज नीडेड टू ब्रेक ए वायर हैव रेडियस कैपिलर, फाइंड द फोर्स नीडेड टू ब्रेक ए वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ एंड रेडियस 2r। एक चीज बताओ कि अगर मटेरियल सेम है तो क्या चीज सेम रहेगी दोनों कंडीशन में, ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहेगा। जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, उस मटेरियल से किस शेप का वायर आपने बनाया है, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में जब आपने r रेडियस का वायर लिया है और 2r रेडियस का वायर लिया है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रखना है दोनों कंडीशन में। फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया। ये बोल रहा है कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा अगर आप रेडियस चेंज कर रहे हो। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस अगर मटेरियल चेंज नहीं किया तो इसका मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और फोर्स यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है तो आप एक बात बता सकते हो यहाँ पे सिंपली कि ए को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ब्रेकिंग स्ट्रेस क्योंकि कांस्टेंट है इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप πr² भी बोल सकते हो, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है πr² के। ठीक है, πr², पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल टर्म इसको हटा सकते हो तो आप लिख सकते हो F1 अपॉन F2 इक्वल टू R1² अपॉन R2²। F1 F के बराबर है, F2 आपको पूछा जा रहा है। R1 कितना है, पहले रेडियस R है, बाद में रेडियस कितनी हो गई 2R हो गई, होल स्क्वायर कर दो एक साथ ही, है ना। ये R से R उड़ा दोगे तो 1/4
4 आएगा, सॉल्व करोगे तो F2 कितना आएगा बताओ, F2 आएगा 4F के बराबर, मतलब 4 गुना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उस वायर को तोड़ने के लिए, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम है लेकिन ब्रेकिंग फोर्स तो ज्यादा लगाना पड़ेगा ना अगर आप मोटा वायर यूज करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, ब्रेकिंग फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है ये हमेशा किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर ये मटेरियल चेंज कर देता तो ही ब्रेकिंग स्ट्रेस चेंज होता, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए 900 किलोग्राम एलिवेटर hangs by a steel wire for which allowable stress is 1.15 into 10 raised to power 8 Newton per meter square. Find the minimum radius required if the elevator accelerates upwards at 1.5 meter per second square. ये बोल रहा है कि एक एलिवेटर है, कोई लिफ्ट है और उसको हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो इससे इसमें टेंशन क्रिएट होगा। अब जब लिफ्ट को ऊपर की तरफ खींचा जाता है किसी भी एक्सेलरेशन ए से, तो इस रस्सी के अंदर या इस केबल के अंदर जो टेंशन क्रिएट होता है इसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी प्लस ए, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। अगर लिफ्ट नीचे जा रही होती तो फॉर्मूला होता है टेंशन फोर्स का m इंटू जी माइनस ए। अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रही होती तो उस केस में टेंशन फोर्स होता है mg के बराबर। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो टेंशन फोर्स कितना होगा, m इंटू जी प्लस ए के बराबर। तो टेंशन फोर्स की वैल्यू आपको पता चल गई। मास आपको दे रखा है 900 किलोग्राम और ये जो g है ये है 10 और एक्सेलरेशन कितना है जिससे ये ऊपर जा रही है 1.5, यानी कि आ गया 900 इंटू 11.5 न्यूटन के बराबर। टेंशन फोर्स की वैल्यू आ गई जो यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट करेगी। इस वायर में जो स्ट्रेस होगा वो टेंशन फोर्स की वजह से होगा, क्योंकि ये वेट लटका रखा है ना, इससे टेंशन क्रिएट होगा और टेंशन फोर्स क्योंकि इसको खींच रहा है वायर को नीचे की तरफ, इसलिए इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम रेडियस कितनी रखनी चाहिए ताकि ये वायर टूटे नहीं या केबल टूटे नहीं। आपको एक और चीज दे रखी है क्वेश्चन में कि जो मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस है यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो इतना है। ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला बताओ। ब्रेकिंग स्ट्रेस बराबर होता है अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया की, है ना। आपको क्या पूछा इसने, रेडियस पूछे वायर की, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को पहले तो लिख दो पाई आर स्क्वायर और यहां से आर कैलकुलेट कर लो। तो आर स्क्वायर क्या आएगा पहले तो वो निकाल लेते हैं, यहां से ये आएगा एफ बाई पाई इंटू ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो पहले तो फोर्स की वैल्यू बताओ। टेंशन फोर्स है 900 इंटू 11.5 डिवाइडेड बाई पाई और ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.15 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आर स्क्वायर कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो 11.5 नीचे देखो 1.15 बन रहा है तो कैंसिल करोगे ये आएगा 9/पाई इंटू 10 की पावर -5। तो ये बनेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 9/10 पाई इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हैं ऐसा। इसका जो एक 10 की पावर -1 है ना उसको मैंने अलग किया और उसको 1/10 लिख दिया, तो वो नीचे क्या बन गया 10 पाई बन गया। अब आर स्क्वायर की वैल्यू ये है तो आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट करो दोनों साइड में, तो आर की वैल्यू निकल के आएगी 9 का अंडर रूट 3 अपॉन में आएगा अंडर रूट 10 पाई और 10 की पावर -4 का अंडर रूट क्या होगा 10 की पावर -2 मीटर। ये अपना फाइनल आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द वायर इज 4.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देन फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विद विच द बॉडी कैन बी रोटेटेड इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसको एक रस्सी से बांध के हम घुमा रहे हैं। अब ये जो रस्सी है या जो वायर है इसके लिए आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है, कितना है 4.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 7 लिख देते हैं इधर। ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दे रखा है 4.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है। पूछ रहा है कि बताओ किसको कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, यानी कि ओमेगा आपको पूछा है कितनी एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमाया जा सकता है ताकि ये वायर टूटे नहीं। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो पहले फोर्स देखो कि कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे,
तो जब आप इसको ऐसे सर्कल पे घुमाओगे तो बाहर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर, और उसकी वजह से इस रस्सी में एक टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा होगा। तो जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? टेंशन फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये टूटेगा। और टेंशन फोर्स किसके बराबर है? जब ये जस्ट टूटेगा, आपको मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी पूछे जिससे इसको घुमाया जा सकता है, तो मैक्सिमम का मतलब है जस्ट ये टूटने वाला है, तो उस कंडीशन में जिस एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमाया जा रहा होगा उससे जो टेंशन क्रिएट होगा वो मैक्सिमम एक तरह से स्ट्रेस डेवलप कर रहा होगा। तो वो मैक्सिमम स्ट्रेस आपको दिया हुआ है जिसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं, जो ये वायर सहन कर सकता है। तो आपको पूछा है कि ओमेगा कितना होगा, तो सीधा मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं यहाँ पे, ब्रेकिंग स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा लग रहा है? टेंशन फोर्स, जो किसके बराबर है? एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो सीधा लिख देते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? ब्रेकिंग स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। फोर्स कौन सा लगा? टेंशन फोर्स, जो किसके बराबर है? एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो बताओ यहां से हमको ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो ओमेगा बराबर क्या आएगा? क्या आएगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया डिवाइडेड बाई एम इनटू आर, और फिर इसका अंडर रूट भी करना पड़ेगा। आया समझ में? तो बताओ ओमेगा क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है इसका? ये है 4.8 इंटू 10⁻⁷, और क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 10⁻⁻⁶, डिवाइडेड बाई क्या करना है? m इंटू आर। मास कितना दे रखा है जिसको घुमाया जा रहा है? 10 किलोग्राम। r की वैल्यू कितनी है? 0.3। सॉल्व कर लो इसको, क्या आ रहा है देखो। ये 10 बचेगा, एक वो 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16 आएगा, अंडर रूट में 16 आएगा तो 4 बाहर आएगा, यानी 4 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी जिससे इसको घुमाया जा रहा है, घुमाया जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, 4 रेडियन पर सेकेंड ये अपना आंसर होगा। इतनी एंगुलर वेलोसिटी से मैक्सिमम आप इसको घुमा सकते हो। इससे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी रखी तो रस्सी टूट जाएगी फिर। आया समझ में?